सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम जो है आप लोग वक्त पे ही कर रहे होंगे, उम्मीद यही करते हैं। अच्छा हमजा, मैं ये पढ़ रही थी एक चीज़, तो मेरे जहन में आया कि जैसे यू गेट मोर बाय गिविंग मोर ना, इससे मैं पढ़ रही थी तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लर्निंग जो चीज़ मिली और मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर भी करूँ। वो ये था कि कामयाबी जो है वो इस चीज़ में नहीं है कि आप कितना हासिल कर रहे हैं, कामयाबी इसमें कि आप कितना दे रहे हैं। मतलब जो कुछ आपको अल्लाह ताला दे रहे हैं, आप उसमें से जो है दिल खोल कर दूसरों पर भी खर्च करें। और अपने इर्द गिर्द देखें, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि नहीं मांग सकते या नहीं बता सकते कि वो किस मुश्किल में, किस परेशानी में, तो आप उनकी मदद इस तरह से कर सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं उसमें से आप कुछ हिस्सा जो है वो उनके लिए भी रखें और एक अपनी रूटीन बना लें कि अगर आपके पास इतनी रकम आ रही है तो उसमें से आपने इतने % जो है वो किसी को देना ही देना है। अल्लाह ताला का हिस्सा रखें अपने माल के अंदर लाजमी तौर पर, सिर्फ ज़कात की सूरत में नहीं। ज़कात तो हम पर फ़र्ज़ है, वो तो आपने अगर साहिब निसाब हैं आप तो आपने अदा करनी है, देनी ही देनी है, लोगों में बांटनी ही बांटनी है। लेकिन उसके अलावा भी जो आप मंथली कमा रहे हैं उसके अंदर अल्लाह ताला का हिस्सा ज़रूर रखें। हम रखते हैं, मुख्तलिफ हिस्से रखते हैं। ये बच्चों की पढ़ाई का हिस्सा है, ये घर के जो कुछ अखराजात हैं ये उनका हिस्सा है, ये मेरे पेट्रोल का जो ख़र्चा है उसका हिस्सा है। इस तरह से हम कुछ बजटिंग कर रहे होते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है या आप इस काबिल हैं कि आप ये बजटिंग कर सकते हैं और फिर भी आपकी कुछ सेविंग्स भी हैं, तो उन सेविंग्स में से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला का लाजमी तौर पर रखें और उससे आपके माल के अंदर बरकत जो है ना वो बहुत होगी। और अल्लाह ताला का हिस्सा ये है कि आप अल्लाह से तिजारत कर रहे होते हैं ना, वो कि आप लोगों को दे रहे होते हैं। और जिस तरह से देखें, आप सब ने भी पढ़ रखा है, हमने भी पढ़ रखा है कि कौन सा अपने माल में से देना है, अल्लाह के दिया हुआ जो है उसी में से देना है। बिल्कुल, आप अगर जब खर्च कर रहे होते ना, ऊपर से जब आप कुछ % आप कह लेते ना कि इतने % जो है मैंने देना है अल्लाह ताला की राह में, तो फिर आपको वो जब वो दे रहे थे तो दिल को आपको कुछ हो भी नहीं रहा होता ना कि ये तो अल्लाह ताला की राह में दे रहे, नहीं तो आप किसी को दे रहे होते तो आपको होता है कि यार इतने पैसे तो हम लोग हर महीने कैसे कोई निकाल के दे सकते किसी को। लेकिन जब अल्लाह ताला के नाम पे निकाल रहे होंगे आप, तो आपको खुशी होगी और आप तो कहेंगे कि बस जल्द अज जल्द हम किसकी जो मुस्तहिक बंदा है उस तक पहुंचा भी दें। अच्छा, नुकसान कैसे हो सकता है आपको उस काम में? आपको कारोबार करते हैं, उसके अंदर आप मुख्तलिफ शेयर होल्डर्स हैं जी 30% इसका है, 20% उसका है, 25% उसका, ये वो। जब उसमें से 10%, 5% जो भी आप तय करते हैं वो अल्लाह ताला का हिस्सा है, अल्लाह ताला को आप उसमें शेयर होल्डर बना लेते हैं, तो फिर आपके काम में नुकसान कैसे हो सकता है? उसमें तो मुनाफा ही मुनाफा होगा, ये हमारा ईमान भी है। डबल मुनाफा होता है, मतलब एक्सपीरियंस अगर करके देखें हम लोग तो ये कोशिश कीजिए और इस नीयत से कि आप अल्लाह की राह में ये खर्च कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि किसी को पता ना लगने दें। एक हमारा मसला ये है कि रियाकारी हम में इतनी ज़्यादा है कि हम कोई नेकी भी कर रहे होते हैं तो वो शायद ये सोच कर रहे होते हैं और फिर लोगों को बता भी रहे होते हैं। तो इस तरह से ना करें, जैसे एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता ना लगे, तो ये वाला मामला है। तो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं और ये बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें बचपन से सिखाई जा रही होती हैं, उनको शामिल करने की कोशिश करें। तभी तो कामयाबी मिलती है आपको, जब आप जो है ना कमा जितना रहे हैं उसमें से आप उतना दे भी रहे हैं, तो फिर कामयाबी उसी में होती है कि जब आप दे रहे होते हैं और आपको अल्लाह ताला उसका अजर अलग मिल रहा होता है। एक हम सोच रहे होते हैं कि जब हमने ज़कात दे दी है जो हम पर फ़र्ज़ है अपने माल के ऊपर, तो फिर हमारे ऊपर कोई ऐसी वो नहीं है, मतलब क्या कहा जाए कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है या लाजमी तौर पर नहीं है कि हम ये बांटते फिरें। तो वो आप अपनी खुशी से जितना ज़्यादा दे रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। खैर, हम कुछ सियासत की बात कर लेंगे। मुस्लिम लीग नून की अगर बात करें तो बिलाशुबा इस वक्त अपोजिशन की वो सबसे बड़ी जमात तो है, मगर मफाहमत या मज़ाहमत के दो बयानियों के बीच ऐसा लग रहा है कि कुछ फंस कर रह गई है। अच्छा, ज़राए ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ख़ासकर शरीफ ख़ानदान के अंदरूनी इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। शहबाज शरीफ पार्टी के हर उस इजलास से गैर हाजिर रहने लगे हैं जिसमें मरीम नवाज शरीक होती हैं। हाँ जी, और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब के 9 डिवीजन्स के अहदेदारों से पार्टी के अब तक 2 इजलास हो चुके हैं। शहबाज शरीफ नज़र नहीं आए। इसी तरह मरीम नवाज़ ने चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद अदालत में पेशी के मौके पर कहा था कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के गुनाह में वो शरीक नहीं थी। तो जवाब में हमजा शहबाज ने साफ कह दिया
कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन जो है पार्टी का मुश्तरका फैसला था और कौमी मफाद में था। अच्छा, इन दोनों बयानात ने मुस्लिम लीग नून के अंदर जो गहरे होते दो बयानिए थे उनको वाज़ेह कर दिया और मरीम नवाज़ ने पार्टी मीटिंग से खिताब में हमजा शहबाज को पैगाम भी दिया कि हमारे घर और जमात का सरबरा सिर्फ नवाज शरीफ है। मरीम नवाज सियासत की जारहाना इनिंग्स खेलने के मूड में लग रही हैं। और लेकिन लग कुछ ऐसा भी रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक वाज़ेह अक्सरियत अब मफाहमत की हामी है और दो बयानियों से सब निकलना चाह रहे हैं और वो अपनी क़यादत से भी यही चाह रहे हैं कि एक बयानिया होना चाहिए, दो बयानिए नहीं होने चाहिए। तो हमने जानना ये है कि क्या वाकई दो बयानिए हैं, क्योंकि सारी उम्र यही सुनते आए कि नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे होते हैं, दोनों में अब शदीद इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर एक ही दोनों का फैसला होता है। तो क्या अब भी अगली नस्ल भी इसी तरफ तो नहीं चल रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर बयानात भी बहुत आ रहे हैं, बातें भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, कुछ बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, वो भी इस तरह की गुफ्तगू ओपनली कर रहे हैं कि जी के इख्तलाफात हैं। इससे कुछ दाल में काला लगता है कि वाकई इख्तलाफात हैं या सबको बताया जा रहा है कि इख्तलाफात हैं। देखें, कल जो ताज़ा तरीन एक वीडियो वायरल हुई है मियाँ नवाज शरीफ साहब की, बड़ी मुख्तसर सी, जिसमें पीछे साग डार साहब बैठे हुए थे जी, उसमें उन्होंने बड़ी मैनी खेज बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें अपना मकसद मज़ाहमत से मिले या मफाहमत से मिले, तो बिस्मिल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जिस तरह आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा, बड़े जीरक लोग हैं, बड़े अरसे से जो है इस दश्त सियासत में हैं, वो बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग नून के दो हैं जिनकी दोनों की अलग अलग ड्यूटी चार्ट है, अलग अलग एजेंडा है। एक तरफ वो कहते हैं, एक तरफ से वो अपना वेंट भी करते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और साथ जो है ये भी एक धमकी का अंसर है। दूसरी तरफ से जो एक तरला और वो है जिस तरह हमारे मोहम्मद जुबैर साहब जो आजकल अनफॉर्चुनेटली इंडियाई ऑफ इस्लाम है, वो जाके 7-7 घंटे बैठ के मफाहमत भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़े अजीब तरीके से फंस गए हैं और जो है ये कोई बिल्कुल ये ना समझे, जब ये मफाद हो, अगर शहबाज शरीफ साहब पावर में आ जाते हैं जो उनका है, तो वो पंजाबी में एक बड़ी पुरानी मिसाल है कि अपने होंगे तो मार के छामे छुटेंगे। तो इनके लिए क्या मुश्किल है, अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ जाए तो एक ही खानदान इक़्तिदार के हसूल की एक ख्वाहिश है, एक फ्रस्ट्रेशन है, तारीख में आगे जा चुकी है, ये पीछे रह चुके हैं मेरे ख्याल में, और वो दिन नहीं रहे। मगर इनकी कोशिश ये है जो इनकी लग रहा है हमें, बल्कि मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूँ, ये दोनों एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा। ये दो जो विंग बनाए गए हैं ये बड़ा कॉन्शियसली बनाए गए हैं, मगर सवाल ये है कि जिनके लिए बनाए गए हैं वो भी तो रोटी को माफ कीजिएगा चोची नहीं कहते, वो भी बड़े सियाने हैं, उन्हें भी पता है कि कौन क्या गेम कर रहा है। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि ये फिर से गुड कॉप और बैड कॉप वाला खेल खेला जा रहा है। बिल्कुल ये वही है, और उसमें जो है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक, और फिर आखिर में यही कहते हैं जो मियाँ साहब कहेंगे वो होगा, शाम को नीचे बैठ के लड़ते हैं। तो ये इसे पंजाबी की जबान में एक टोपी ड्रामा कहते हैं जो खासी हद तक एक्सपोज हो चुका है। मगर सवाल ये है जी सर, एक चीज़ ये कि क्या मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं ये दोनों भी इस बात पर मुत्तफिक हैं या यहाँ पर थोड़ा बहुत मसला तो मौजूद है क़यादत का? तारीख में अगर आप देखें तो जो होती है ना जंग, विरासत की जंग जो होती है, उसमें अगर औरंगजेब से आप शुरू हो जाएं तो उसमें कहीं ना कहीं एक हसद का पहलू होता है और वो लड़ाई भी यकीनन होती है। लेकिन जब आपका दुश्मन एक मुश्तरका होता है, सही है, तो उस वक्त आप अपनी लड़ाइयां भूल जाते हैं। आप कहते हैं पहले ना कुल जान छड़ा लो फिर आपस में लड़ लवेंगे। तो वो ये एक फितरी सी बात है, लिहाजा ये आप छोड़ दें, बिल्कुल इन्हें पता है ये क्या कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि इसका असल में एक और बात, अहम बात बता दूं, जो गालिब अक्सरियत है इलेक्टेबल्स की, क्योंकि सारे इलेक्टेबल्स की सियासत करते हैं, तो इलेक्टेबल्स ये कहते हैं कि भाई ये जिस नहज पे लड़ाई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ ले गए हैं उसमें हमें अपनी आइंदा सर्वाइवल नजर नहीं आती। क्योंकि जो इलेक्टेबल्स कौन होते हैं, जिनकी बात खाने वाले मानते हैं, कचहरी वाले मानते हैं, जिनके पीछे बिरादरी होती है, सर आजाद भी जीत जाते हैं।
आजाद इतना ही मफादात होते हैं, वो थाने कचहरी पटवारी डीसी के बगैर वो पॉलिटिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जो आज का यहाँ का पॉलिटिकल कल्चर है, जिसमें नीचे सियासत जो है डीपोलिटिसाइज्ड है, लोग बिरादरियों में बटे हुए हैं और लोग धड़ों में बटे हुए हैं। इलेक्टेबल्स क्यों हर आदमी इलेक्टेबल्स क्योंकि पार्टियों के वोट नहीं रहे, इलेक्टेबल्स के वोट ज्यादा हैं, पार्टियों के कम हैं। और अगर इलेक्टेबल जब देखते हैं कि हवा करो खिदर है, जैसे मैं लास्ट टाइम कह रहा था, तो उस तरफ चल पड़ते हैं, वो पार्टी बड़ी बन जाती है। तो इसलिए ये गुड कॉप बैड कॉप वाला प्लीज डोंट हमें और ना उल्लू बनाया जाए, पहले शायद बहुत दफा बन चुकी है। ठीक है सैयद काजी साहब, ये भी सर बता दीजिएगा, अब एक एहतसाब का बयानिया है, उसको जक पहुंचती हुई नजर आ रही है कि अगर हम बरतानिया वाला मामला भी देख लें, जिस तरह से भी उसको हाईलाइट किया गया, अब जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं बात वो दुरुस्त हो या जो भी हो, लेकिन बहरहाल उसको एक क्लीन चिट तो फिर भी कहा जा सकता है, जिसका फ़ायदा नून लीग उठा रही है। और जब 2 साल बाद नून लीग जारी होगी इलेक्शन के अंदर, तो वो तो यही कहेंगे कि जी कि क्या निकला, हमसे क्या निकाल लिया और हमें क्या सजा दे दी है, तो उसका कितना फायदा नून लीग को होगा और पीटीआई को कितना नुकसान होगा। पहली बात तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस हद तक के इंतहाई करप्ट एहतसाबी निज़ाम, जिसमें करप्शन की तवील तारीख है, उसमें कोई मीनिंगफुल एहतसाब जो है हमें होता नजर नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, जिस पर्टिकुलर वाक़े की बात करें, मैंने गौर से 3-4 दफा वो पढ़ा है, ठीक है, वो कोई डिसीजन नहीं है जी। मोहम्मद शहबाज शरीफ का उसमें नाम तक नहीं है जी। सलमान शहबाज और एक और शख्स हैं, कोई अहमद साहब, जो उनके वकील हैं या क्या है, उनके अमेरिका यूके में लॉ है कि जब आपने किसी का अकाउंट फ्रीज करना हो तो एजेंसी अदालत के पास जाती है, वो फ्रीज करती है। अब ये 2019 पता नहीं कब से 20 साल से चल रहा था, तो हमारी गवर्नमेंट इसको परस्यू नहीं कर रही थी। इससे अंदाजा होता है जो प्रोपेगेंडा इनकी मशीनरी है वो कितनी डेस्परेट है। परसों तक ये कहानी कर रहे थे, रात को हमने लिया उसको, शहजाद अकबर को भी अपने प्रोग्राम में, खुद 4 दफा वो लेटर पढ़ा, आप खोल के जरा पढ़े उसमें। उसमें ना किसी को एक्विट किया गया है, ना किसी को सजा दी गई है, सिंपली अकाउंट जो है उन्होंने उसको डी फ्रीज किया है, और वो अकाउंट मोहम्मद सलमान शहबाज का है। और एक और भी मैं एनसीए के बारे में आप बता दूं, एनसीए के बारे में मैंने कॉलर क्राइम के माहिरीन हैं, उनमें से डॉक्टर कराम लक भी हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो जो एनसीए है वो नहीं है कि ये जो मल्टी लेयर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का सिस्टम है, ये लंबी कहानी में कभी आपसे अर्ज करूंगा, उसको देखने का ना मैंडेट है उसके पास, ना उसके पास कानून है, क्योंकि जो पैसे आप शोर जाते हैं उसका बिल्कुल अलग प्रोसेस है और वहां लीगल होके पहुंचते हैं। आप शोर से होता हुआ पैसा, ये वेस्ट ने हमारे साथ हाथ कर रखा है। और ये ठीक कहा था हमारे जो नैब के चेयरमैन है कि $2 ट्रिलियन की जो हमारी जेब कटती है यहाँ पे, जो ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, ठेकों के पैसे, उन्होंने उसका एक लीगल निजाम बना रखा है। तो इसलिए ये कोई क्लीन चिट नहीं थी। ये बात आपकी ठीक है कि जहाँ क्योंकि इतना करप्ट निजाम है, तादीबी निजाम इतना, अरशद मलिक क्या था, वो क्यों बशीर मेमन साहब ने उसको आगे जाके नहीं खोला? वो इसलिए नहीं खोला कि पता चल जाता कि बशीर मेमन को बेसिक ये जो था अरशद मलिक मरहूम, वो उनको कौन आर्म ट्विस्ट कर रहा था, कौन यूज करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे ख्याल में एहतसाब में मामले में ये नाकाम हुए हैं बहुत हद तक, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ वारदात नहीं हुई। वारदात तो बहुत बड़ी हुई है। अगर अपनी जिंदगी देखें, यहाँ के लोगों के हालात देखें, तो लूट मार तो यहाँ जो हुई है इसकी मिसाल कम मिलती है। लेकिन उसको साबित करना भी तो सैयद काजी साहब बहुत जरूरी है, क्योंकि वोटर उस हवाले से भी फैसला कर रहा होगा और पीटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन इस चीज का खैर अगले इलेक्शन में हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका सर। सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अभी कुछ समझ नहीं लग रही है, मतलब कि इसमें भी 2 आरा पाई जाती हैं, कि हाँ शायद कुछ इख्तलाफात हैं, दूसरी यही है कि नहीं, ये सिर्फ दिखाने के लिए शायद इख्तलाफात हैं। अब चीज़ें बड़ी साफ और क्लियर हैं पार्टी के अंदर कि हमने क्या करना है। हम आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे डॉलर की, क्योंकि डॉलर की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है और काबू से बाहर है। बेकाबू अमरीकी करेंसी की बुलंदियों का जो सफ़र है वो इस तरह से जारी रहा है। और जबकि पाकिस्तान की अगर करेंसी की बात करें तो डी वैल्यू होती ही जा रही है। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज़ भी जो रुपया है वो गिरावट का शिकार है और इंटर बैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर का भाव जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर रहा। हाँ जी, और इंटर बैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा हुआ है। कारोबार की बंदिश पर भाव 169 रुपये 97 पैसे पर रहा और ओपन मार्केट में भी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा ही देखा गया है। एक अमरीकी डॉलर 20 पैसे महंगा होकर 171 रुपये 80 पैसे का हो चुका है। बिल्कुल ऐसी। अगर 4 माह की बात करें तो 4 माह के दौरान डॉलर 17 रुपए से ज़ायद महंगा हो चुका है। मौशी माहिरीन कहते हैं कि डॉलर की कदर बढ़ने से मुल्क पर
आयद वाजिबुल अदा कर्ज़ों में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ अगर बात करें तो ज़्यादा इम्पोर्ट्स हैं, दूसरी जाने महदूद और गैर मुल्की सरमायाकारी के बायस रुपया जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। जी, और अमरीकी करेंसी की कदर में इजाफे से इम्पोर्टेड अशिया जैसे कि पेट्रोलियम है, दालें हैं, कुकिंग ऑयल है, हम इतना कुछ तो इम्पोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ ही महंगा होता जा रहा है और गरीब की जो जेब है उस पर भारी असर इसका पड़ रहा है। हम वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे और बिज़नेस कम्युनिटी इस पर क्या राय रखती है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कराची चैम्बर के सदर शारिक वोहरा साहब मौजूद हैं। शारिक वोहरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले तो बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बताइएगा, हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है, डॉलर की कदर में इजाफा होता जा रहा है, बिज़नेस कम्युनिटी इस सारी सिचुएशन को कैसे देख रही है? जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस कम्युनिटी बिल्कुल बड़ी कंफ्यूज है। एक्सपोर्टर्स जो हैं दे आर हैप्पी। वो कहते हैं कि जी हमारे जो ऑर्डर्स हैं, जब आपका रुपी डेप्रिशिएट होता है तो डेफिनेटली उनके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं, और जो इम्पोर्टर्स हैं वो उनको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन ओवरऑल जो करेंसी का डेप्रिशिएट होना किसी भी इकॉनमी के लिए कोई बहुत अच्छा शगुन नहीं है। और जैसा कि हमने सब ने देखा कि जो पाकिस्तानी रुपी है वो एक पहले भी 168.90 पर आया था और उसके बाद फिर 152 का लो उसने हाई उसने टच किया था, और अब दोबारा वो 170 के करीब आ रहा है। इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम होता है, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है जुलाई टू अक्टूबर, ये एक सिक्लिकल भी है। इसमें बहुत सारी इंपोर्ट्स की जो पेमेंट्स हैं वो होती हैं, और पाकिस्तान में जो हुआ पिछले 2 माह में पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो थी वो एक्सपेक्टेडली बढ़ी हैं। हुकूमत जो पैनिक कर रही है, मैं समझता हूँ कि उसमें कैपेसिटी टू हैंडल नहीं है, जो कि हमारी इकॉनमी जिस तरह एक्सपैंड कर रही है, जिस तरह माशाल्लाह कंसोलिडेट कर रही है, तो हमको ये फील होता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो इस एक्सपेंशन के बारे में बजाय इसके कि उसको थोड़ा पेशेंटली देखें, वो बहुत छोटी चीज़ें जो हैं उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। इंपोर्ट्स पे कर्ब लगाना शुरू कर दिया है, इंपोर्ट पे मार्जिन्स बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आई थिंक ये जो मेजर्स हैं विल नॉट हेल्प, इसलिए कि जो रियलिटी है वो तो है, इंपोर्ट जो चीज़ होनी है वो होनी है, दालें आनी है, पाम ऑयल आना है, पेट्रोलियम आना है। तो बजाय इसके कि उसको फोकस करें किसी और साइंटिफिक तरीके से, और जो सही मानों में इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में चल रहा है उस तरीके से अपने फॉरेन रिजर्व्स को हैंडल करने की बजाय, आई थिंक ये पैनिक सिचुएशन गवर्नमेंट खुद पैदा कर रही है। और इससे इकॉनमी जो है वो डिस्टेबलाइज होगी, ये नहीं करना चाहिए। और बिजनेस एज रूटीन जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ज़्यादा बेहतर है। आप ये देखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बस में तो नहीं है। दालों की प्राइस, पाम ऑयल की प्राइस, पेट्रोलियम की प्राइस, तो उसको इस तरह से कि अगर मार्जिन उस पर बढ़ा देंगे इंपोर्ट पे तो, और या ड्यूटी अगर बढ़ा देंगे तो उसका क्या होगा? एक तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन में इजाफा होगा। इंपोर्ट तो जितनी आपकी कंजम्पशन है वो उतनी होगी। ये ऐसे आइटम्स नहीं है कि जिनको ये ज़रूरियात ज़िंदगी है। तो मेरा और कराची चैम्बर का गवर्नमेंट को ये हम एम्फसाइज करना चाहते हैं कि आप इस बढ़ती हुई इकॉनमी और कंसोलिडेट होती हुई इकॉनमी को डिफरेंट तरीके से हैंडल करें। पाकिस्तान के फौरी तौर पर जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको बढ़ाने की बात करें, पाकिस्तान का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको ठीक करने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ने लिए हैं वो अभी इस तरह के मेजर्स नहीं लिए हैं कि जो है हमारी इकॉनमी स्टेबल हो। तो अगर हम इकदाम की बात करें तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए, डॉलर की जो प्राइस इससे बढ़ती जा रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा ऐसे इकदाम कर सकती है कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले तो जो देखें दो चीज़ें, एक तो ये कि जो गवर्नमेंट की बोरिंग है बैंकिंग सिस्टम से वो कम होनी चाहिए। दूसरा ये जो हमारा 2 रुपये 4 रुपये डॉलर का ऊंचा नीचा होना पार्ट ऑफ सिस्टम होता है, और ये कभी
आपकी कोई चीज़ बड़ी इंपोर्ट हो जाती है तो उसका बिल पे करना पड़ता है। ये 2-4 रुपए पूरी दुनिया में ऐसा होता है। ठीक है, हमारे यहाँ चूँकि बड़ा सेंसिटिव है मीडिया भी और हम लोग भी मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू एवरीबडी, हमारे यहाँ हर कोई डॉलर पर डिस्कशन करता है जिसका कोई डॉलर से ट्रांजैक्शन से उसके उतार चढ़ाव से कोई ताल्लुक नहीं होता। और हमारी इकॉनमी जो है उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है कि उसमें हमारे डॉलर की और रुपये की जो पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जो हम खुद पैदा करते हैं। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कंपोज्ड रहना चाहिए और ऐसे मेजर्स नहीं लेने चाहिए जिससे ये तासुर मिले कि खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन आने वाली है। उससे बाहर के जो हमारे सप्लायर्स हैं या हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। देखें, जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ के बारे में वो रियलिटी से ज़्यादा मजबूत होता है। तो परसेप्शन को ख़राब नहीं करना चाहिए जो कि हुकूमत कर रही है। और हम तो उनको ये कहेंगे कि आप ठीक है शारिक बोरा साहब, हुकूमत का इस साल जब बजट भी आया और वज़ीर आज़म साहब बारहा कह चुके हैं, वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि हमारा ख़ास फोकस है महंगाई के ऊपर, लेकिन फिर रुपए की कदर में मुसलसल कमी हो रही है और आम आदमी यही समझता है और समझना भी चाहिए कि जैसे ही डॉलर महंगा होता है, रुपए की कदर में कमी आती है तो जी महंगाई का एक तूफान आ जाता है। अब आप जो सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट की विल नहीं है या गवर्नमेंट को समझ नहीं आ रही है? गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसके पास कैपेसिटी नहीं है। आई विल बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। जो लोग हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है। मैं तो देखता हूं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप उनकी कभी बॉडी लैंग्वेज देखें तो मुझे कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो बेचारा जो बेचारे करना जा रहे हैं शायद उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रही। उनके पास आइडियाज़ ठीक हैं, यस, लेकिन वो जो रियली अचीव करना चाह रहे हैं वो उनको बैकअप सपोर्ट नहीं मिल रही। मसलन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अफगान ट्रेड का रुपी टू डॉलर का आज तक अभी देखें नोटिफिकेशन नहीं आया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर करना चाह रहे हैं और उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकिंग है वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। आज शौकत तरीन साहब हैं, वो ही विल वर्क विद हिज फिलॉसफी। कल शारिक बोरा साहब अगर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं तो वो अपनी इकोनॉमिक फिलॉसफी लेकर आ जाएंगे। तो अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपनी टोटल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिस्ट के थ्रू रन करनी होगी और उसकी एक इंस्टीट्यूशनल विजडम होगा कि हाँ अगले 5 साल ये फोरकास्ट हैं और हम अपने रुपये को इस तरह मैनेज करेंगे। आई थिंक ये बहुत सारे मुल्कों ने किया हुआ है, इंडिया ने किया हुआ है, इवन बांग्लादेश ने किया हुआ है। और आप देखें कि उनके यहाँ भी पेंडेमिक ने बड़ी तबाही मचाई, उनकी एक्सपोर्ट्स डाउन हुई, उनकी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, लेकिन उनके यहाँ करेंसी में इतनी डिस्पैरिटी नहीं आई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहतर पॉलिसी से और अच्छे इक़दामात से ऐसे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि डॉलर के बढ़ने से, रुपया के डेप्रिशिएट होने से जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, उसकी जो ज़िंदगी है उस पर बिल्कुल गहरा असर पड़ता है। और फिर जाहिर है हर चीज़ जब महंगी होती है, पेट्रोलियम महंगा होता है। ठीक है शारिक बोरा साहब, सर बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे वक्त से आप बात कर रहे थे और हुकूमती पॉलिसीज़ के हवाले से उनका ये कहना है कि वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं शौकत तरीन साहब, लेकिन शायद कर नहीं पा रहे हैं, उनको शायद सपोर्ट नहीं मिल रही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।